हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो इंग्लिश के पैसेज में आप सभी को बहुत दिक्कत हो रही है। आप बोल रहे हो कि मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, इंग्लिश भी मेरा सब्जेक्ट था जब मैंने सीटेट कर लिया था। दोनों पेपर में इंग्लिश ही था और इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे स्कोर हुए थे। पैसेज से ही 15 के 15 नंबर आए थे। कैसे आया था वो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। प्लस मैं अभी आपको जस्ट जो है वो करके दिखाने वाली हूँ। ऑनलाइन एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसी पेपर से पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक जब आप देख लेंगे ना तो आपको अंदर से लगेगा कि यस, आप भी कर सकते हो। क्योंकि जो पैसेज की ट्रिक्स मैं बताती हूँ वो एकदम डिफरेंट होता है और यहाँ से इतने सारे बच्चों को फायदा हुआ है। आप चाहे तो कमेंट भी देख सकते हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि अब उनके पैसेज में नंबर बढ़ने लगे हैं। तो क्या वो एक दिन में हो जाता है? सबसे पहले देखिए कि ऑनलाइन एग्जाम का ही पैसेज जो है उसका एकदम से बन चुका है कि नहीं, ये पेपर बहुत टफ होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम का जो पेपर है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग ही लेवल ज़्यादा देखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सेम वैसे ही पैसेज में है। पैसेज में आपको पता है 15 नंबर का आएगा इंग्लिश में और 15 की पैडागोजी आएगी। 15 नंबर के पैसेज में 1 या 2 नंबर का ग्रामर आएगा। उसके लिए क्या आपको अलग से ग्रामर पढ़नी है? बिल्कुल भी नहीं। ग्रामर के पीछे मत भागना, नहीं तो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे। ग्रामर 1-2 नंबर का आता है, वो मैं आपको करा दूंगी बहुत अच्छे से। मैं पूरा ग्रामर भी आपको समझाती हूँ। पैसेज कैसे करना है पहले वो समझ लीजिए, उसके वर्बली, देन आपको मैं पूरा अच्छे से करके दिखाऊंगी इसी वीडियो में। सबसे पहले क्या होता है ना कि पैसेज अगर मान लीजिए आ गया, 2 पैसेज होते हैं। एक पैसेज से आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक पैसेज से आपको 8। ये वेरी करता है। अब क्या करना है, पैसेज को क्या पूरा पढ़ लेना है एक ही बार में? ये गलती ही सब लोग करते हैं। कभी भी आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक बार पैसेज पढ़ने लगते हो ना, आपको समझ में नहीं आता कि आखिर इस पैसेज में बोला क्या जा रहा है। फिर आप क्या करते हो, दोबारा से एक गलती करते हो, दोबारा से उस पैसेज को एक बार और पढ़ते हो। ऐसे ही करते करते हम 3 बार पैसेज पढ़ लेते हैं। लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारे क्वेश्चन जो है वो सही नहीं हो पाते हैं। तो क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले पैसेज को ओवरव्यू कर लो, कितना बड़ा पैसेज है, बस दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, आपको तुरंत क्वेश्चन पे जाना है। सब यही करते हैं जिनका भी पैसेज 15 में से 15 आया है। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, आपके 15 में से 15 आएंगे। एक बार बिलीव करके देखो, एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चंस क्या पूरा याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। की वर्ड उसमें से देखना है। जैसे मान लीजिए पैसेज में लिखा है कि किस टाइप के दोस्त होने चाहिए, तो दोस्त आपके मन में आ गया तो एक आइडिया मिल जाता है कि यस, पैसेज में दोस्त की बात हो रही है। फिर दोबारा से दूसरे क्वेश्चंस पे जाना है। दूसरा क्वेश्चंस पढ़ो कि उसमें क्या बोल रहा है कि कौन से दोस्त जो है हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इसका मतलब आपको एक आइडिया मिल गया कि दूसरे क्वेश्चंस में किसकी बात हो रही है, दोस्त के हानिकारक की बात हो रही है। वो अपने दिमाग में रख ले। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ और आप खुद देखना कि आपके पैसेज में पूरे के पूरे नंबर सही हैं और कितना ईजी मेथड से मैंने आपको बताया है, समझाया है। और पैसेज को कितनी बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार। तो ये रहा हमारा ऑनलाइन एग्जाम का पैसेज और ये काफ़ी टफ पैसेज रहा है, जिसको जो सबसे टफ पैसेज था जानबूझ के मैंने ये पैसेज लिया है। क्योंकि अगर आप ये पैसेज समझ जाते हो, सीख लेते हो, तो इसके बाद से आपको इंग्लिश के पैसेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये पैसेज मैं आपको बता दूं, इस एक पैसेज से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से मैं बता देती हूँ 3 या 4 इतना ही लोग सही कर पाए थे। बाकी बहुत गलतियां हुई थी। जो सही हो गया था वो ग्रामर के भरोसे सही हो गया था, बट जिसको नकल करना था, जिस क्वेश्चंस का आंसर निकालना था, वो आंसर वो सही नहीं कर पाए थे। बट मैं आपको, जैसा कि मेरा खुद का इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है सीटेट में, तो मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। पैडागोजी हो चाहे पैसेज में, तो मैंने वो ट्रिक ही की थी। तो चलिए मेरे ट्रिक से करते हैं और आप मुझे लास्ट में बताना कि क्या आपको सच में इससे बेनिफिट हुआ है या नहीं। तो पहले क्या करना है वही मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में ही। चलो ठीक है, ओवरव्यू करते हैं पैसेज को। तो चलिए देखते हैं 1 पैरा 2 3 एंड ये देखिए 4 और ये देखिए 5। ये आप देख सकते हैं ऐसे। ये काफ़ी लंबा सा जो है, ये कितना बड़ा ऐसा पैरा आया है और ये काफ़ी इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो अब क्या करना है, क्या पहले पढ़ने लगे ऐसे कहानी की तरह? कभी नहीं, ये एकदम गलत स्ट्रैटेजी होती है। पढ़ भी लोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। क्या करना है, क्वेश्चंस को पकड़ना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हाट इज द AI विंटर, मतलब AI के बारे में कुछ बात हुआ होगा पैराग्राफ में, इस वजह से एक क्वेश्चन पूछा है। तो क्या करना है, इस कीवर्ड को पकड़ना है। पूरा क्वेश्चन कभी नहीं याद करना है। ये कीवर्ड अपने दिमाग में एकदम बिठा लो और एक कोशिश यही करना, जब एकदम स्पीड बढ़ जाना, कि एक साथ 3 क्वेश्चंस को पढ़ लो। तो हमने एक पढ़ लिया AI विंटर। अब हमारे दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी कि जब भी पैसेज पढ़ोगे तो AI विंटर ना, जहाँ पर भी आएगा आपको वहीं रुक जाना है। ठीक है, ये पढ़ लिया। ये दूसरा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और पैराग्राफ में ऐसे इतने क्वेश्चंस आते हैं जिसकी वजह से लोगों की गलतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बताना होता है ना कि सही क्या है, गलत क्या है। हम इसको कैसे करेंगे वो देखिए। लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मशीन इज अ
कोलोक्विल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इसमें कोलोक्विल वे की बात हो रही है। तो जहां पर भी आपको कोई भी एक ट्रिक इसमें से कोई भी वर्ड उठा लेना, कोई भी कीवर्ड, बट कोशिश यही करना कि जो इसका मेन जो होता है ना कीवर्ड उसको करो। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लर्निंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है मशीन के द्वारा वो क्या है, एक कोलोक्विल वे है। तो जहां पर भी ये वर्ड आएगा हम रुक जाएंगे, फिर हम पहचानेंगे कि क्या इसके बारे में सही लिखा है या नहीं। दूसरा देखिए बी ऑप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू बुक्स। मतलब ये जो AI इंटेलिजेंस है ये क्या है, आप इसको एक्वायर कर सकते हो, सीख सकते हो नॉलेज इसको बुक्स के थ्रू। तो चलो देखते हैं कहीं पर बुक्स की बात आ रही है या नहीं, आएगी तो हम वहाँ रुक जाएंगे। तो चलो 2 क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो। सबसे पहले एक कोलोक्विल वे दिमाग में रखो। एक चीज़ याद रखना पैसेज करते समय कि आपको इंग्लिश का ना अनुवाद ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग यही बोलते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक है, उनको हिंदी का उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। मैं बिना अर्थ निकाले ही ये पैसेज आपको कराऊंगी, क्योंकि पैसेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाएं अनुवाद निकालने, आपको नकल करना है, कीवर्ड्स को पकड़ना है। मैं बिल्कुल भी हिंदी नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत जो डिफिकल्ट होगा वही बताऊंगी। 2 समझ गए आप? चलो अब करते हैं पैसेज। अपने दिमाग में क्या कर रखना है, एक AI विंटर रखना है और एक कोलोक्विल वे रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समटाइम्स कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स इन कॉन्ट्रास्ट to the natural intelligence of humans and other animals. In computer science, AI research is defined as the study of intelligent agents, any device that perceives its environment and takes action that maximize its chance of successfully achieving its goals. क्या कहीं पर भी AI विंटर आपको दिखा? नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या करना है, आपको दोबारा से पढ़ना है, नीचे का पढ़ना है, बार बार ऊपर नहीं जाना है, टाइम बहुत बर्बाद होगा। चलो नहीं मिला AI विंटर, देखते हैं कहाँ पर और मिलता है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक मैंने आपको याद दिलाया था ना, कोलोक्विल वे, हमारा एक वर्ड यहाँ पर मिल गया। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर तुरंत जाएंगे आंसर पे। कोलोक्विल द टर्म, कोलोक्विल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब जो हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है ना उसको बोलते हैं। कोलोक्विल द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अप्लाइड व्हेन अ मशीन मिमिक्स जो होता है ना, मशीन मिमिक्स करता है कॉग्निटिव फंक्शंस दैट ह्यूमंस एसोसिएट विद अदर ह्यूमन माइंड्स, कि ह्यूमन क्या करता है, एसोसिएट करता है दूसरे ह्यूमन माइंड्स से, सच एज जैसे कि लर्निंग हो गया एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने देखा मैंने आपको उतना हिंदी नहीं समझाया है, बट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपका आंसर मिल गया है, कोलोक्विल टर्म। तो चलिए हम तुरंत अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यही तरीका होता है, जहाँ आंसर मिला ना तुरंत भागो अपने क्वेश्चंस पे, नहीं तो हमारा दिमाग जो है ना इतनी सारी मेमोरी को एग्जाम हॉल में नहीं याद रख पाता है। तो ये रहा। अब आप खुद बताओ, ये जो 92 का है, क्या ये बात सही लिखा था उसमें कि लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मशीन इज अ कोलोक्विल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो लर्निंग है हमारी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है बाय मशीन, वो एक क्या है, बोलचाल की भाषा है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये बात उसमें लिखा है तो एक बार मैं वहाँ पर अंडरलाइन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ जो है ना एकदम सही लिखी हुई है। आपको क्या पकड़ना है इसमें कि ये क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो चलो मैं आपको एक बार अंडरलाइन करके दिखाती हूँ सो दैट आपको भरोसा हो कि यस, ये देखिए ये क्या है, एक अप्लाइड होता है कि कॉग्निटिव फंक्शंस दैट ह्यूमंस एसोसिएट विद अदर माइंड सच एज लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस ऑफ कोर्स, वहाँ पर भी लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हुई थी। कोलोक्विल का मतलब ही यही होता है, कॉग्निशन का मतलब ही यही होता है, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ समझ रहे हैं। अब एकदम डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखा है, बट ये चीज़ तो लिखी है ना, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कॉग्निटिव का मतलब ही होता है समझना। तो चलो मिल गया आपका, एकदम देख लिया आपने, हम इसको अब सही कर देंगे। लिखा था ना कि लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मशीन इज अ कोलोक्विल वे, और वहीं पर जो है यही लाइन लिखी थी। तो इसका मतलब हमारा एक जो है वो सही हो गया है। अब आप समझ गए कि ए क्या है आपका, करेक्ट है। तो जहां जहां ए को गलत बताया है उस ऑप्शन को काट दो। यहाँ पर देखो ए को गलत बताया है और यहाँ पर दो ए एंड बी आर इनकरेक्ट, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया क्योंकि ए क्या है हमारा सही है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब क्या बचा है, एक ये बचा है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, मतलब दोनों के दोनों सही है या फिर एक बी जो है गलत है। तो बी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बुक्स की कहीं भी बात हमने नहीं देखी है। तो ये एक आपका यहाँ पर सही हो गया, तुरंत ऐसे ही करना है। और एक ये वाला भी हमारा नहीं मिला है अभी तक, AI विंटर।
बट एक हमारा मिल गया और एकदम करेक्ट मिला है। तो क्या करेंगे, नीचे आएंगे, अब ऊपर नहीं जाना है, टाइम क्यों बर्बाद करें। ये देखिए, द स्कोप ऑफ AI इज डिस्प्यूटेड एज मशीन्स becomes increasingly capable, tasks considered as requiring intelligence are often removed from the definition of phenomena known as the AI effect, leading to the quip AI is whatever has not been done at। क्या यहाँ पर AI विंटर की कहीं आपको बात दिखी है? नहीं दिखी है। तो क्या करेंगे, फिर नीचे आएंगे, ऐसे ही करना है आपको भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज फाउंडेड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, मतलब ये एकेडमिक डिसिप्लिन की बात हो रही है, इन 1956 एंड इन द ईयर सिंस हैज एक्सपीरियंस्ड सेवरल वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉलोड बाय डिसअपॉइंटमेंट एंड द लॉस ऑफ फंडिंग नोन एज AI विंटर। आपने नोटिस किया AI विंटर यहाँ पर आपका मिल गया, बट AI विंटर के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, फॉलोड बाय द डिसअपॉइंटमेंट एंड द लॉस ऑफ फंडिंग। जो लॉस ऑफ फंडिंग है उसको AI विंटर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, लॉस ऑफ फंडिंग। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन पे चलना है कि AI विंटर के बारे में जो ये चीज़ लिखी है वो कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। AI विंटर, लॉस ऑफ फंडिंग फॉर AI प्रोजेक्ट्स। ये देखिए नॉन फंक्शनिंग, यहाँ नीचे जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शन पहले ही मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, लॉस ऑफ फंडिंग फॉर AI प्रोजेक्ट्स, एंड दिस इज राइट। एक बार और मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए करना चाहूँगी सो दैट आपको एकदम लगे कि यस आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, एंड पैसेज में 9 में से 9 लाना बहुत आसान होता है। क्या है, लॉस ऑफ फंडिंग, इसी को बोलते हैं AI विंटर। मिल गया, ये भी हमारा खत्म, पहला आंसर मिल गया। अब इसमें हमको एक बुक्स का देखना है। अब क्या करना है, एक और क्वेश्चन पढ़ना होगा तुरंत, ये क्योंकि हमारा हो गया, ताकि हमको वो भी साथ में मिल जाए। एक हमको ये देखना है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक्स के थ्रू वाली बात देखनी है, और एक ये देख लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे कैसे कैटेगराइज्ड करते हैं। अगर आपने वहाँ पर ध्यान दिया हो तो एकेडमिक डिसिप्लिन की बात हुई थी, तो वो एक बार देखते हैं कि किसमें किसमें इसको किया गया है। यहाँ पर देखिए एकेडमिक डिसिप्लिन की बात हुई है, ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फाउंडेड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, ये हमारा यहाँ पर मिल गया, और हमारा AI विंटर भी मिल चुका है। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और एक ये भी हो गया। फॉलोड बाय न्यू अप्रोचेस, सक्सेस एंड रिन्यूड फंडिंग फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री, AI रिसर्च हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू सब फील्ड्स में डिवाइड होता है, दैट ऑफन फेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जो कि फेल हो जाता है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में। दीज सब फील्ड्स आर ऑफन बेस्ड ऑन टेक्निकल कंसिडरेशन पे बेस्ड होता है। एग्जाम्पल रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग, द यूज ऑफ पर्टिकुलर टूल्स, एग्जाम्पल लॉजिक और डीप philosophical differences. Sub fields have often been based on social factors। यहाँ पर देखिए जो सब फील्ड्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, सोशल फैक्टर्स पे। बट क्या बुक्स की आपने कहीं भी एक बार भी बुक्स का वर्ड नाम तक सुना है? बिल्कुल भी नहीं सुना है। तो इसका मतलब लग रहा है बुक्स की कोई बात ही नहीं हुई है। चलिए देख लेते हैं। बट द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स आर गोल्स ऑफ AI रिसर्च इंक्लूड रीजनिंग, knowledge, representation, planning, learning, perception, and ability to move and manipulate objects. General intelligence is among the field's long-term goals. The AI field draw upon computer science, mathematics, psychology, linguistics, philosophy and many others. बट कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप AI को बुक्स के थ्रू जो है सीख सकते हैं। इसका मतलब आंसर कैसे निकालना है कि कई बार ऐसा होती है, कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि इस पैसेज में ही उसकी बात नहीं होगी, और आपको बस देखना होगा कि क्या बुक्स की कहीं पर भी बात हुई है। नहीं हुई है तो उसको तुरंत काटो, आपका A जो है वो सही है। तो 92 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 A हमारा सही है, B गलत है। निकल गया आंसर, पहला भी बता दिया मैंने। ये देखिए ये भी हो गया। अब ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज, तो देखिए एकेडमिक डिसिप्लिन की बात हुई थी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी की भी बात हुई है, बट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात नहीं हुई है कि ये किसका ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस का है। तो इसका क्या होगा, A हमारा सही है, C सही है, B गलत है। तो इसका पहले मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ, A एंड C। 93 का 4 होगा। बट एक बार मैं आपको कंफर्म कराती हूँ कि एकेडमिक डिसिप्लिन कहाँ पर लिखा है और इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ पर लिखा है, बट कंप्यूटर साइंस के ब्रांच का है ये चीज़ नहीं लिखी है। तो चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैटेगराइज्ड वो देखते हैं। ये देखिए एकेडमिक डिसिप्लिन पर है, और ये क्या है, यहाँ पर देखिए अगर आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समटाइम्स कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस, ये क्या है, एक इंटेलिजेंस है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट होता है बाय मशीन। बट कंप्यूटर साइंस, आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कंप्यूटर साइंस के बारे में, ये देखिए पहले ही पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इन कंप्यूटर साइंस AI रिसर्च इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। ये देखिए ये कैसा है, ये ब्रांच नहीं, इसको स्टडी किस लिए करते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट्स के लिए। एनी डिवाइस दैट परसीव द एनवायरमेंट एंड टेक एक्शन दैट मैक्सिमाइज इट्स चांस ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग इट्स गोल। बट कहीं पर भी आप देखो, खुद यहाँ पर देख लो, क्या इसको ब्रांच के बारे में बोला गया, नहीं, इसको इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में बताया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये कहा गया कि ये क्या है, एक इंटेलिजेंस है, डिमॉन्स्ट्रेटेड है, इंटेलिजेंट एजेंट है। ये देखिए ये दोनों लाइन, कहीं पर भी इसको ब्रांच नहीं बताया गया है। तो आप समझ गए, एक यहां पर हमारा आंसर मिला है और एक हमारा कहां पर मिला है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये देखिए ये क्या है, डिसिप्लिन, एकेडमिक, ये देखिए एकेडमिक डिसिप्लिन। तो आप समझ गए होंगे कितनी आसानी से हमको आंसर, इतना टफ ये पैराग्राफ है बट मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। कैन बी इंटेलिजेंस एजेंसी, यस, पैराग्राफ 1 में था, और एकेडमिक डिसिप्लिन, बट ये कंप्यूटर साइंस का ब्रांच नहीं, इसको इंटेलिजेंस एजेंट वहां पर लिखा था। तो ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये देखिए 94, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है क्या, मैं बार बार आपको पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, नहीं, मैं बस वहां पर अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि ये चीजें पूछी हुई हैं क्वेश्चंस में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये देखिए इसमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। AI subfields are most effective as they have been based on technical consideration। ये बात आई थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। Logic plays no role in the subdivisions, मतलब लॉजिक का कोई रोल ही नहीं होता है। सी देखिए, social factors play a negligible role in these subdivisions। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, क्वेश्चन जो ऑप्शन है ना वो इतने अच्छे तरीके से तैयार किया होता है ना एग्जामिनर की, यहीं पर आपको एकदम घुमा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। कई बार ऐसा चीज़ें होंगी कि इसमें से ना तीनों के तीनों गलत होंगे बट आपको ऑप्शन मिलेगा केवल A एंड C आर इनकरेक्ट, और आप ये ढूंढते रह जाओगे कि B का तो कहीं लिखा ही नहीं है। यहीं पर जो है एग्जामिनर हमारे साथ खेलता है। तो चलो पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ। सब फील्ड्स की बात हो रही है कि टेक्निकल कंसिडरेशन क्या होता है, ये टेक्निकल कंसिडरेशंस की बात हो रही है, एंड सोशल फैक्टर्स का क्या है, कोई रोल नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पैराग्राफ में ही देखेंगे। ये देखिए यहीं पर भी आपका मिल गया, यही है। फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री AI रिसर्च हैज बीन डिवाइडेड इनटू सब फील्ड्स, सब फील्ड्स में डिवाइड होता है, बट ये क्या होता है, फेल हो जाता है कम्युनिकेट करने में। दीज सब फील्ड्स, ये देखिए दीज सब फील्ड्स आर बेस्ड or often based on technical consideration, example robotics or machine learning, the use of particular tools, example logic or deep philosophical differences. सब फील्ड्स हैव ऑफन बी बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स। अगर आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस लाइन को सोचेंगे कि नहीं यहीं पर उनका आंसर मिल गया और वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर खुद देखिए कि ये क्या करता है, ये फेल हो जाता है कम्युनिकेट करने में। ये जो सब फील्ड्स की बात हो रही है, क्योंकि ये जो सब फील्ड्स होते हैं ये ऑफन मतलब प्रायः बेस्ड होते हैं टेक्निकल कंसिडरेशन पे, बट ये क्या होता है, सब फील्ड्स हैव ऑफन बीन बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स। ये सोशल फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं जो सब फील्ड्स होते हैं, क्योंकि ये वाले जो होते हैं वो प्रायः क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये सब सोशल फैक्टर्स को बेस्ड बनाया है यहाँ पर। अगर आप लास्ट में देखोगे, अगर और जिसने बस यहीं तक पढ़ा तो वो यहीं पर पढ़ेगा, उसको टिक कर देगा। तो ये चीज़ उसमें लिखा था टेक्निकल कंसिडरेशन पे बेस्ड होता है, बट नहीं, आप यहाँ पर देखिए सोशल फैक्टर्स पे सब फील्ड्स जो है वो ऑफन बीन बेस्ड होते हैं। तो ये हमारा राइट हो गया। अब लॉजिक की बात हुई थी कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद देखिए कि द यूज ऑफ पर्टिकुलर टूल्स, एग्जांपल लॉजिक और डीप फिलोसफिकल डिफरेंसेस, इनका तो यूज होता ही है ना। यहाँ पर देखिए खुद लॉजिक की बात की गई है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि टेक्निकल AI सब फील्ड्स आर मोस्ट इफेक्टिव एज दे हैव बीन बेस्ड ऑन टेक्निकल कंसिडरेशंस, नहीं सोशल फैक्टर्स पे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, इस वजह से ये गलत है, बहुत माइनर सा मिस्टेक है इसमें, तो ये गलत हो गया। लॉजिक प्लेज नो रोल, वहाँ पर लिखा था ना यूज़ होता है लॉजिक का, तो ये तो हमारा जो है इसमें गलत चीज़ लिख दिया, तो ये भी गलत होगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है नो रोल, और मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार सो दैट आपको कंफर्म हो जाए। ये देखिए द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर टूल्स, एग्जाम्पल, ये तो यूज करते हैं ना लॉजिक और डीप फिलोसफिकल डिफरेंसेस का, ये भी हमारा गलत हो गया। अब ये देखिए
सोशल फैक्टर्स प्ले और नेग्लिजिबल रोल, एकदम उल्टा लिख दिया है। सोशल फैक्टर्स पे ही तो बेस्ड होता है ना, इसमें ही अभी आपने देखा, और ये इसमें लिख दिया कि ये नेग्लिजिबल रोल है। आप खुद देखो यहाँ पर लिखा है कि ये क्या है, सब फील्ड्स जो है बेस्ड होता है सोशल फैक्टर्स पे। यहाँ पर आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं लिखी है। तो आप समझ गए होंगे ना, तीनों के तीनों गलत है। अब मैं ऑप्शंस को दिखाती हूँ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बट ऑप्शंस में देखो कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा इसमें बी एंड सी जो है इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है। इसमें देखो बी जो है करेक्ट है, ए एंड सी आर इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखो सी करेक्ट है बट ये इनकरेक्ट है। कहीं पर भी आपको मिला ए बी सी, यहीं पर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको लगेगा कि नहीं इसमें से एक ऑप्शन तो सही है, ए हमारा सही होगा और ये दोनों गलत होंगे। और आप क्या करोगे, इस पर टिक करके आ जाओगे। बल्कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ए एंड सी आर इनकरेक्ट। इसकी कहीं बात नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन से पकड़ना है और इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। समझे, ऐसे ही आपको एग्जामिनर पैसेज देगा इस बार। अब ये देखिए 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एनीथिंग दैट हैज नॉट बीन डन इट। आपको बस इतना भाई आप पकड़ लोगे ना, डन इट कहाँ पर आया है तो भी आप आराम से निकाल लोगे। कैसे, कीवर्ड्स को पकड़ना है। तो चलिए डन इट देखते हैं कहाँ पर लिखा है, वहीं रुक जाएंगे। पूरा पैसेज हम क्यों पढ़ें, ये देखिए। और पैसेज अगर एक बार आप पढ़ लेते हो ना तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है क्वेश्चंस के थ्रू। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अ फिनोमिना नोन एज द AI इफेक्ट लीडिंग टू द क्विप AI इज वॉट एवर हैज नॉट बी डन इट। आपने देखा डन इट, और ये किसकी बात हो रही है, AI इफेक्ट की बात हो रही है कि ये क्या करता है, इसको लीड करता है। और ये क्या होता है, नॉट डन इट। मिल गया आपको। तो चलो देखते हैं क्या पूछा था, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने। ये क्या लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एनीथिंग दैट हैज नॉट बी डन इट, और इसको बोलते हैं AI इफेक्ट। आप मैंने अंडरलाइन किया था। 95 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। एक बार और मैं आपके लिए करना चाहूंगी क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो उनको कंफ्यूजन हो सकता है। ये देखिए AI इफेक्ट हैज नॉट बी डन इट। मिला। आप लोगों के लिए एकदम आराम से करके समझा रही हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। और अगर समझ में आता है तो इसको शेयर जरूर करना, अपने एक दोस्त का हेल्प करना, लाइक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से, क्योंकि मैं बस एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हूँ। ये देखिए हो गया ना, मिल गया हमारा 95 का 3। अब ये देखिए इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज रोबोटिक। 1 या 2 नंबर के आपको क्वेश्चंस ग्रामर के होंगे, जिसके लिए आपको पैसेज पे नहीं जाना, अपना खुद का दिमाग लगाना है। और क्या ग्रामर के लिए पूरी किताब पढ़नी है, बिल्कुल नहीं, पैसेज से प्रैक्टिस करो, वहीं से आंसर मिलते हैं। रोबोटिक का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो कि काम खुद कर ले, ऑटोमेटिक हो, जो जिसमें हमें कुछ करना ना पड़े। तो ऑप्शन नंबर 2 ऑटोमेटिक, ये तो बहुत ईजी है। एंड हम चलते हैं 97 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज क्विप। अब क्विप का मतलब क्या होता है, अब जिसे नहीं पता होगा वो सोचेगा कि आखिर में इस क्विप का मतलब क्या है। तो देखो 1-2 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको करना ही होगा। क्विप का मतलब होता है ताना देना, ताना ऐसा कुछ होता है, ताना देना। तो इसमें पूछा है कि डज नॉट मीन द सेम एज, जो क्विप के जैसा सेम ना हो, मतलब इसका अपोजिट आपको बताना है। बैंटर का मतलब भी ताना ही होता है, जस्ट का मतलब भी होता है, पन का मतलब भी होता है। इसका प्रेज जो है सही आंसर है, क्योंकि प्रेज का मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। और एक ट्रिक बताना चाहूंगी कि जब भी आपको किसी वर्ड का मीनिंग ना आए तो देखो चारों में से ना कोई एक डिफरेंट आपको जरूर लगेगा। जैसे बैंटर, जस्ट, पन तो एक अलग लग रहा है कि हाँ ये एक अलग वर्ड है, बट प्रेज इसमें से एक अलग निकल के आपको दिखेगा। ऐसे ये वाला ट्रिक जरूर करना, इससे बहुत आंसर सही होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब चलिए 98 पे। द वर्ड मिमिक पैरा 2 इज यूज्ड एज। वहां पे मिमिक, जो मिमिक्री वगैरह आप लोग करते हैं, उसका पूछ रहा है कि क्या है। इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रामर का है। मिमिक्री क्या करते हैं, हम कुछ कर रहे हैं ना, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्योंकि वर्ब का मतलब ही होता है कि आप कोई क्रिया कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, तो वो सारी क्या है, एक्टिविटी हो रही है, वर्ब। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और ये हमारा लास्ट 9 क्वेश्चन देखो कितने आराम से हो गए। द वर्ड कोलोक्वियली, इसमें लिखा है कि द वर्ड जो है ये कोलोक्वियली आया ही था, जिसको मैंने आपको बताया था ना, बोलचाल की भाषा में आप यूज करते हैं। तो ये क्या है, क्या ये वर्ब है? देखो ये क्या है, एक बोलचाल, एक नाम है। आप ये कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई क्रिया आप कर रहे हो, कुछ लैंग्वेज अगर लिखा होता है कि ये बोल रहे हैं, बट इसका मतलब होता है बोलचाल। तो ये ना तो एडजेक्टिव है क्योंकि ये कोई विशेषता तो बता नहीं रहा है, ना ही ये कोई नाउन है। ये क्या है, नाउन का मतलब ही पता ना आपको, नाम जो प्लेस होते हैं, किसी के नाम होते हैं, वो होते हैं। ये क्या है, सिंपली वर्ब होता है। और एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगी इसके थ्रू,
कि एडवर्ब का कभी गलत नहीं होगा। जिस वर्ड के लास्ट में ना एल वाई जुड़ा होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ना समझ में आए इस ट्रिक से चले जाना, कभी गलत नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया ना, कहीं पर भी आपको एल वाई दिख जाए किसी भी वर्ड के लास्ट में, वो हमेशा एडवर्ब ही होगा। 99% होता है, बस 1% है, बट आपको इसी तरह खेलना है इस पर, क्योंकि एल वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एडवर्ब ज़्यादातर होते हैं। तो ये भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया, एडवर्ब। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो ये थी पैसेज, और ये सबसे टफ पैसेज था ऑनलाइन एग्जाम में जो पूछा था, मैंने वही उठाकर आपको करा दिया आपके जस्ट सामने ही। और जो स्ट्रेटेजी मेरी खुद की थी एग्जाम में, वही मैंने आपको बताया है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और सच में आपको लगे कि हाँ मैंने सच में बहुत मेहनत की है इसको समझाने में, आपको एकदम एकदम बेसिक से समझाया है कि सबको समझ में आ जाए, चाहे कोई तेज हो कमजोर हो, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस समझना है सही स्ट्रैटेजी। तो वीडियो पसंद आएगा तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और लाइक जरूर करें। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है बस कि इस वीडियो को एक अपने किसी दोस्त को जरूर भेजना, क्योंकि ये जो मेहनत है मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है इसे सीखे, और वो जो है सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।